करा, एक मैग्नेट को घुमा दिया। अब मैं देखता हूं, नाउ आई एम ब्रिंगिंग क्लोजर टू देम, तो मैं देख रहा हूं उनको पास लाने के बावजूद भी उनमें अट्रैक्शन नहीं हो रही, रादर मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है उनको पास लाने में। इट मीन्स दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो हमने क्या देखा कि दो मैग्नेट्स में जो फोर्स है, जिसको कि हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, दैट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कैसे बेटे, आप सभी को पता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ के हैं, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर ये भी साउथ है और दूसरी मैग्नेट का भी साउथ है, तो ये दूर फेंकेंगे अपने। अगर एक मैग्नेट का साउथ है और दूसरी का मैंने नॉर्थ कर दिया, नाउ दे विल अट्रैक्ट, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ऐसा हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ के आए। पर वो था मैग्नेट्स के बारे में बात। क्या कोई और फोर्स भी होता है दो बॉडीज के अंदर? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, और कोई फोर्स हो सकता है, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। आज हम जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या लेते हैं, मेरे पास देखो ये दो मासेस है, राइट? दो मासेस है। आपको पता है, एक मेरे पास कांच का बॉल है और एक मेरे पास स्पॉन्जी बॉल है। तो नेचुरली ये साइज में चाहे एक ही जैसे दिखें, पर सभी बच्चों को पता है कांच की बॉडी का मास ज्यादा है। अब कोई बच्चे बोलेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय मास? किसी भी मटेरियल को, किसी भी बॉडी को बनाने के लिए उसमें कितना मटेरियल डालना पड़ता है, उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, उसी को मास बोलते हैं, राइट? जैसे इस कांच की बॉल को बनाने के लिए ज्यादा मास डालना पड़ा, और इसका मास कम है, इसमें मटेरियल कम डालना। तो मास क्या होता है, किसी बॉडी को बनाने के लिए कितना मटेरियल डालना पड़ा, राइट? और दो मासेस के बीच में भी एक फोर्स होता है। आज देखते हैं हम वो कौन सा फोर्स होता है। क्या वो रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, नहीं होता, क्या होता है, उसको हम सारे देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले एक टेक्निकल वर्ड आ गया हमारे पास, मास। तो सभी बच्चे लेके हेडिंग मास, राइट ना? शाबाश। कोई बच्चा मेरे बच्चे से पूछ ले कि क्या डीवी, मेरे को बोलेंगे, डीवी सर आपके बच्चों को मास का पता है क्या होता है? मास। मैंने कहा भाई ये तो पूछ के पता लग सकता है। मास का सिंबल एक बच्चे ने बताया एम, और बाकी बच्चे अगर किसी से डेफिनेशन पूछ ले और मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, तो वो इंस्पेक्शन करने वाले ऑफिसर को बोलेगा, सर किसी भी बॉडी का जो मास है ना, बॉडीज अपोस्ट्रोफी एस मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी, इन द बॉडी। उस बॉडी को बनाने में कितना मास यूज हो गया, कितना मटेरियल यूज हो गया, उसको मास बोलते हैं बेटे। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको मापते कैसे हैं? इसको मापते हैं हम इंटरनेशनल यूनिट, एस आई यूनिट। एस आई का मीनिंग क्या है? सिस्टम है इंटरनेशनल। इंग्लिश में हमें लिखना लिखना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम है इंटरनेशनल। और जितनी भी साइंटिस्टों की मीटिंग्स होती हैं फ्रांस में होती हैं, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उस कंट्री को थोड़ा सा हमने बोल दिया एस आई। एस आई यूनिट क्या है इसका बेटे? वो होता है किलोग्राम। ये उसका सिंबल है, सभी बच्चे याद रखेंगे किलोग्राम, राइट? तो अभी तक मैंने अपने बच्चों को सिर्फ इतना बताया, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कंटेन्ड इन ए बॉडी, हाउ इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स किलोग्राम। जिन बच्चों को इतनी बात समझ आ गई है, वो प्लीज रेज योर राइट हैंड, ताकि मेरे को पता लग जाए और मेरे को ये भी पता लग जाए कि आपके राइट हैंड से मैं ऑडिबल हूँ सारी क्लासेस। शाबाश। तो ये छोटी सी बात थी। इनडायरेक्टली मैं जानना चाहता था कि वेदर आई एम क्लियरली ऑडिबल इन ऑल क्लासेस और नॉट। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब बच्चा बोलता है, सर आपने बोला मास, मासिस के बीच में भी फोर्स होता है। मान लीजिए एक मास में ये ले लेता हूं,
और दूसरा मास ये ले लेता हूं। तो बच्चा बोलता है सर क्या इसमें जो फोर्स बोल रहे हो, एक बार आपने मैग्नेटिक फोर्स बोला था, एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स बोला था, इस फोर्स को आप क्या बोलोगे? देन आई विल से, बेटे इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटे? ग्रेविटेशनल फोर्स। या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस फोर्स की क्या खूबी हुई? ये बिटवीन दी मासेस देखते हैं हम। बिटवीन दी मासेस, दो मास भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंपलेस्ट केस हमने दो मासेस कर लिए। ये सारे फोर्स के बारे में हमें किसी साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था न्यूटन। राइट, न्यूटन। जैसे ही वो बताने लगा, हमने उससे क्वेश्चन करा, सबसे पहले तो हमें ये बता दो, ये कोई भी दो दो मास हो सकते हैं? ही सेड कोई भी दो मास। हमने कहा एक बॉल दूसरा फुटबॉल, कहता ओके। एक सन दूसरा अर्थ, कहता ओके। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी, ओके। यानी पूरे यूनिवर्स में एक ही लॉ लगेगा बिटवीन दी टू मासेस, जो मैं आपको बताने लगा। क्योंकि वो लॉ पूरे यूनिवर्स में एक ही फॉर्मेट में एप्लीकेबल है, इसलिए उसका नाम है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्स में लागू किया जा सकता है विदाउट एक्सेप्शन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। इस ग्रेविटेशन में हम जानेंगे दोनों मासेस के बीच में फोर्स कैसा होता है। पहले इस साइंटिस्ट ने हमें बता दिया कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होएगा, ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। आप बच्चा कहते सर ये क्यों बता रहे हो, अट्रैक्टिव तो होगा ही ना। कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है मैग्नेट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है बच्चे। अब दोनों मासिस के सेंटर्स मैंने दिखाए हुए हैं, उन सेंटर्स के बीच में गैप मैंने दिखाया आर, स्मॉल आर से मैं डेजिग्नेट कर दिया बेटे। इन्हीं दोनों मासिस के अंदर मैंने एक और गैप दिखाया ग्रीन कलर से। देखो एक गैप मैंने और दिखाया ग्रीन कलर से, उसको टीचर लिख रहे हैं डी। जो तो गैप दिखाया डी, वो तो बिटवीन दी सर्फेसिस है, बिटवीन दी सर्फेसिस ऑफ टू बॉडीज। न्यूटन साइंटिस्ट कहता है जब मैं आपको अपना लॉ बताऊंगा तो आप गलती से भी सर्फेसिस वाला गैप नहीं लेना, आपने दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच में जो गैप है वो लेना। यानी आर इज दी स्ट्रेट लाइन गैप या डिस्टेंस बिटवीन मासेस, नहीं बोलना, बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मासेस, सेंटर्स ऑफ टू मासेस। ओके, ऐसे आपने लिखना है। तो हमने कहा सर दो चीजें तो आपने बता दी हैं, और क्या बताओगे? कहता जब भी इस फोर्स को मापेंगे इसका इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन होगा, न्यूटन। हमने कहा सर ये तो सारी चीजें हमें पता लगी, अब लॉ तो बताओ क्या है। देन न्यूटन साइंटिस्ट ने हमें लॉ बताने से पहले एक बात बताई। कहता मैंने क्या देखा, जितना इन दोनों मासिस का मल्टीप्लाइकेशन ज्यादा होता है, मल्टीप्लाइकेशन ज्यादा होता है, उतना ही इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी उतना ही ज्यादा होता है। तब इसने इन दोनों में ग्राफ ड्रा करा बच्चे। जैसे इन दोनों में ग्राफ ड्रा करा, एक को वर्टिकल एक्सिस पर लेके और प्रोडक्ट ऑफ द मासेस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेके, फोर्स को वर्टिकल एक्सिस पर लेके, इसका ग्राफ हमेशा लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इस ग्राफ को अकेला स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना बच्चे,
लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग क्या है? एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा पैरामीटर भी बढ़ रहा है, यानी जितना जितना प्रोडक्ट ऑफ मासेस की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा होगा। राइट? एग्जांपल से बताऊं? सुनो, एग्जांपल से सुनो। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बच्चा बोलता है सर मैंने आपको 10 kg दे दिया मास। आई सेड यस। कहता है सर इसके दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़े को यहां रखो, एक टुकड़े को यहां रखो, और इन दोनों के टुकड़े ऐसे करने हैं, 10 kg के दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए व्हेन टू masses आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, उनमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो मैंने पहले बच्चे को बुलाया। देखिए कोई कोई बच्चा आपकी क्लास में बता सकता है ये बात? 10 kg को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है और आर डिस्टेंस अपार्ट रखना है ताकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनमें मैक्सिमम हो। क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरे को बताए कि 10 kg के कौन कौन से मासेस हो सकते हैं? शाबाश। फर्स्ट आई गिव यू द ओपन चांस, देन आई विल कॉल बाय द नेम्स। नेम्स के साथ भी आपको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो। शाबाश। पहले मैं ओपन चांस दे रहा हूं, कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा ये बताए 10 kg के कौन से दो टुकड़े करूं, जैसे 3 kg या 7 या 6 kg या 4 kg, कितना कितना पार्ट करूं कि फोर्स मैक्सिमम हो। शाबाश। 9 में 5 and 5। कौन से सेक्शन में बोला? 9th F। हाँ, 9th F में एक अकेले बच्चे ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। और 9th D में भी एक बच्चे का हाथ खड़ा था। दोनों स्टूडेंट्स को शाबाश बेटे। उस बच्चे ने मेरे को बोल दिया सर 5 and 5 करो। अब इससे बच्चे से पूछा भाई क्यों? बच्चा कहता सर अभी तो आपने बताया दोनों मासेस की प्रोडक्ट ज्यादा होएगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर मैं इस 10 को 6 और 4 में डिवाइड कर देता तो मल्टीप्लीकेशन कितनी होती? 24। कोई बच्चा इसको 7 and 3 में कर देता तो मल्टीप्लीकेशन कितनी होती? 21। कोई बच्चा 8 and 2 में कर देता तो मल्टीप्लीकेशन कितनी होती? 16। हमें चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो इस बच्चे ने बिल्कुल आंसर बताया कि 10 kg को इक्वल मासेस में डिवाइड कर दो 5 and 5, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 25 मैक्सिमम हो जाएगी। तो न्यूटन ने भी यही बोला था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ओके। दूसरा, इस साइंटिस्ट ने हमें एक और चीज भी बताई कि अगर आप फोर्स को वर्टिकल एक्सिस पर लेते हो और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में गैप, सेंटर्स में आर की बात करनी है, डी की कभी नहीं करनी। डी इज द गैप बिटवीन सरफेसेस, आर इज दिस गैप बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। तो आर का अगर आप स्क्वायर इधर ले लोगे तो ऐसा देखा गया दोनों में जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, जैसे जैसे सन बाथ वाली चेयर्स होती है ना, स्विमिंग पूल की साइडों साइडों पे पड़ी होती हैं, लोग सन बाथ लेते हैं, ऐसे कर्व्ड शेप में होती हैं, बिल्कुल ऐसे रेस्ट चेयर की तरह। राइट? और इस तरह की शेप वाले ग्राफ को, इस तरह की शेप वाले ग्राफ को, इसका नाम क्या होता है? चलो देखते हैं। पिछली बार 10th F और 9th F और 9th D जीत गया। अब देखते हैं कोई बच्चा बता सकता है इस ग्राफ की ऐसी शेप हो, इसका नाम क्या होता है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? हाँ, 9th D में एक ही बच्चा है, बताओ बेटे। शाबाश। सेम स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट। देखते हैं सही बताता है कि नहीं। रेक्टेंगुलर नहीं बेटे, पैराबोला नहीं, गड़बड़ हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। शाबाश। इसका नाम लिखना है, इस तरह से रेस्ट चेयर का ग्राफ हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका नाम याद होना चाहिए। और जब भी कभी फिजिक्स में दो पैरामीटर्स में ऐसा ग्राफ आ जाए तो उसका मतलब होता है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कौन सा वर्ड बोला टीचर ने? इनवर्सली। जितना आर स्क्वायर बढ़ेगा उतना फोर्स कम होएगा। कहने का मीनिंग ये है आसान लैंग्वेज में, जितना, ये देखो मेरे पास दो बॉल्स हैं, ध्यान से देखो,
इन दोनों बॉल्स को जितना मैं दूर लेके जाऊंगा फोर्स कम होगा। गॉट इट? तो ये मैं कहना चाहता हूं, दैट इज व्हाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ही साइंटिस्ट न्यूटन ने इन दोनों को क्लब करा बेटे, इन दोनों को क्लब करा, तो क्लब करने के बाद, क्लब का मतलब है जो भी उसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई है उसको उसने एक ही फॉर्मेट में बंद करने की कोशिश करी, और हमारे सामने ये आएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों को क्लब करने के बाद। अब कोई भी फार्मूला तभी न्यूमेरिकल्स के लिए यूज हो सकता है जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी की बजाय इक्वल हो। और हमेशा साइंस का रूल है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल से रिप्लेस करना होता है बेटे, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है। और इस साइंटिस्ट ने जिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमें नाम बताया वो था कैपिटल जी। कैपिटल जी, जिसको के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, कैपिटल जी, राइट। एक बात याद रखना, कुछ बच्चों ने छोटी क्लासों में स्मॉल जी के बारे में भी सुना हुआ है। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी मैंने कुछ और बताया, इन दोनों को सेम मत मान लेना, ये अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम थोड़ी देर, ओके। अगर स्मॉल जी नहीं भी सुना आपने, नो प्रॉब्लम, मैं अभी बता दूं। कैपिटल जी की फिलहाल बात हो रही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो चीज इस वक्त मैंने बॉक्स में डाल दी, ये बॉक्स में, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ क्या, यही वाला जो हमारा हेडिंग है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो बच्चा ये फॉर्मूला याद कर लेगा वो न्यूमेरिकल कर पाएगा, और समझदार बच्चे ने अभी याद कर लिया होगा। गॉट इट? शाबाश। जिन बच्चों को अभी तक इतना समझ आ गया जो भी टीचर ने बताया, यू हैव टू रिस्पॉन्ड बाय रेजिंग योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज रेज योर राइट हैंड। राइट हैंड को रेज करना पड़ेगा, सुस्त बच्चा ना हो कोई भी बेटे। और जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा कर सकते हैं, डाउन डाउन, राइट वाले डाउन कर लो। जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट खड़ा करेंगे। तो दैट मीन्स यू ऑल हैव गुड ब्रेन, यू हैव अंडरस्टूड। अब ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे, वरना इसको हमें न्यूमेरिकल के लिए यूटिलाइज करना नहीं आएगा। क्या है इसकी डिटेल देखो। शाबाश, इसको हम स्टोर कर लेते हैं रिवीजन के लिए। शाबाश। अभी अभी टीचर ने बोला कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये फॉर्मेट है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और टीचर ने ये भी बोला था कि भूलना नहीं है कि m1 और m2 के सेंटर्स के बीच में गैप लेना है बेटे, सेंटर्स के बीच, राइट। अब सुनो पहली बात, बहुत से बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो इनका डाटा गलत पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूनिट्स ही नहीं पता होता कि m1 को जब भी पुट करना है किलोग्राम में पुट करना है, m2 को पुट करना है तो किलोग्राम में पुट करना है, आर को पुट करना है तो मीटर में पुट करना है, और फोर्स को पुट करना है तो न्यूटन में करना है। यही यूनिट्स होनी चाहिए, ओके। कुछ बच्चे, इन समझदार बच्चे इन यूनिट्स को याद कर लेते हैं, और इंटेलिजेंट बच्चे ने तो अभी याद कर लिया होगा, लेकिन वो कैपिटल जी की वैल्यू को याद करना भूल जाते हैं, और वो एग्जाम में रिटर्न गिवन नहीं होता, इसलिए वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। समझदार बच्चा अभी याद कर लेगा इसका वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। और इसका यूनिट देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। और याद रहे यहां डेसिमल लगा हुआ है,
और पावर में -11 है, माइनस मत छोड़ देना। ओके, इंटेलिजेंट बच्चे ने कांस्टेंट की वैल्यू 2-3 बार रिवाइज कर ली होगी माइंड में। और क्या बात है सर इसमें, दूसरी बात सुनो, कभी कभी वो पूछते हैं कि क्या ये फोर्स रिपल्सिव भी नहीं होता है। नो नो, हम पहले ही बता चुके हैं, अट्रैक्टिव ओनली। और एक इसके बारे में बात है, कौन सी, जो दोनों फोर्सेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके ऊपर ही फोर्स ये एप्लीकेबल होता है। ऐसे ये बॉडी उसको खींचेगी और वो बॉडी इसको खींचेगी, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। जो अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन फोर्स लगता है, इधर उधर नहीं होता, कभी भी ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर फोर्स होता है, ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रल फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बच्चे इन यूनिट्स में डाटा ना पुट करके गलत मलत यूनिट्स में पुट कर देते हैं। कैसे, कभी कभी आपको चेक करने के लिए वो पेपर में किलोग्राम में मास को देता ही नहीं, वो तो आपको मास दे देता है, किसमें दे देता है, ग्राम में दे देता है, ग्राम में दे देता है। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बेटे, 1 के साथ 3 जीरोस, और 1000 को ऐसे भी लिख देते हैं 10⁻³ ग्राम, पता होना चाहिए। कभी कभी आपको फोर्स दिया होता है, लेकिन न्यूटन में नहीं देता। फोर्स की एक और यूनिट भी होती है, ये वाली, डाइन। तो आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। लेकिन जैसे ही हमने न्यूमेरिकल में डाटा पुट करना है ना, तो वो न्यूटन में ही होना चाहिए। ओके, मास किलोग्राम में ही होना चाहिए। कभी कभी ये जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर्स में ना देकर किसी और यूनिट में दे देता है, तो उसके लिए भी कुछ कन्वर्जन फैक्टर याद होने चाहिए। पहला, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। दूसरा, 1 माइल जो होता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में हिंदी में मील बोल देते हैं, मील, वो भी पता होना चाहिए। 1 माइल इज इक्वल टू 1610 मीटर। ओके, ये कम से कम दो चीजें आपको छोटे से पता होनी चाहिए, इसके बिना भी बहुत सारे होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी मिनिमम लिखा है। तो जो बच्चा इसको भी याद करने में सुस्ती कर देगा, वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा, राइट। और एक चीज हमने इसके बारे में क्या सीखी, कि अगर हमारे पास m गिवन हो और हमने उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े को m1 बोल दिया, दूसरे टुकड़े को m2 बोल दिया, और हम ये चाहते हैं कि दोनों में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो मैक्सिमम हो, तब हमने अभी अभी सीखा, 10 kg की एग्जांपल लेके सीखा था कि दोनों मासेस गिवन मास के हाफ के बराबर होंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था कि अगर हमारे पास टोटल मास 10 kg है, तो 5 और 5 में डिवाइड करेंगे और फिर उनको सर्टन दूरी पर रखेंगे, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, राइट। एक प्रिकॉशनरी पॉइंट, दो प्रिकॉशनरी पॉइंट, इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी कई बार आपको पेपर में वो ट्रैप कर लेता है, आप आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि आपको दो ग्राफ और भी याद करने हैं। ये दोनों ग्राफ कभी कभार ही पूछता है, पर फिर भी याद रखना, अगर फोर्स और आर के बीच में गैप दे दे, ग्राफ पूछ ले सर। देखो पिछली बार मैंने आर का स्क्वायर लिया था यहां, अब मैं अकेला आर ले रहा हूं, तब भी इन दोनों में ग्राफ आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनाना है, ठीक है। और एक कभी कभी आपसे पूछता है इन दोनों में ग्राफ क्या होएगा, शाबाश। इन दोनों में ध्यान से देखो टीचर क्या लिख रहा है, एक तरफ फोर्स लिख रहा है और एक तरफ आर स्क्वायर नहीं लिख रहा, बल्कि 1/r² लिख रहा है, 1/r²। जब पिछले बार ग्राफ बनाया था मैंने, जो पिछले पिछले जिसको हम इरेज कर चुके हैं, उसमें मैंने आर स्क्वायर लिया। अगर 1/r² इन दोनों में ग्राफ ले, तो सभी बच्चों ने याद करना है, ग्राफ विल बी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। इस तरह से 4 ग्राफ हो गया इसके ऊपर, दो मैंने अभी बताए, दो पहले बताए, राइट। इसको अकेला स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बोलना, अच्छी लैंग्वेज ये है लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन।
और जब भी ग्राफ डालना है तो यहाँ 0 जरूर डाला करो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहां पर दोनों एक्सिस कट करती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय O पॉइंट। O मींस ओरिजिन। ओके, तो जिन बच्चों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ये स्पेशल पॉइंट या समझ आ गए हैं, तो वो टीचर को रेस्पॉन्ड करेंगे, हैव यू अंडरस्टूड इट, बाय रेजिंग योर राइट हैंड प्लीज रेस्पॉन्ड मी, हैव यू अंडरस्टूड इट। शाबाश बच्चे, देखो जवाब जरूर देना है। अगर आप इतना भी नहीं दे सकते ना तो अब बिल्कुल ही मैनर नहीं है फिर तो। ओके डाउन। अब कोई भी बच्चा बिना शर्माए, बिना किसी डर के लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा अगर नहीं समझ आता। रेज योर लेफ्ट हैंड अगर आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आए। गॉट इट। इसका मीनिंग है हमारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई। गॉट इट, शाबाश। रख लेते हैं, इसको भी स्टोर कर लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूं किसी बच्चे को बुला के कि क्या उसने वाकई पकड़ा है या नहीं। जसमीत सिंह 9th C, जसमीत सिंह 9th C, प्लीज कम ऑन द माइक। आ जाए बेटे, जल्दी करो। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि टीचर ने इसमें फोर्स लिया था तो फोर्स की यूनिट क्या क्या यूज करने के लिए बोला। फोर्स को किस यूनिट में डाटा पुट करना है, फोर्स का। अच्छे से अगर नहीं सुना, पहले अच्छे से माइक ऑन करो। अब बोलो, दोबारा बोलो। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही बेटे ना, कुछ गड़बड़ है माइक में। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 9th E में कृतिका चौधरी, 9th E कृतिका चौधरी, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे माइक को ऑन करोगे पहले आपकी क्लास का ऑफ है। आपने मेरे को ये बताना है न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसका फॉर्मेट क्या था। क्या आपको याद हो गया क्या था। F इजिकल टू, देखना नहीं है बेटे, बिना देखे बता। मैं यही तो देखना चाहता हूं कितने के ध्यान से सुना लेक्चर। बताओ व्हाट इज द फॉर्मेट। देखो नहीं, रहने दो बच्चे, रहने। एक चीज को टीचर ने 3 बार बोला और आपने सुना नहीं है, इसका मतलब है पुअर लिसनिंग। हमेशा याद रखना है कौन बच्चा अच्छा लर्नर बनता है, गुड लिसनर। लिख लो ये बात, अ गुड लिसनर इज ए गुड लर्नर। फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए मेरे को बच्चा, मेंटली प्रेजेंट चाहिए, तब उसको समझ आएगा। एक और बच्चे को बुलाते हैं 9th F में, हरलीन कौर। हरलीन कौर प्लीज कम ऑन द माइक। 9th F। बेटे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने अभी सीखा उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है। G m1 m2/r²। ये बोला तो आपने ठीक है, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। रीजन सुनो क्यों। आपने राइट हैंड साइड बोल दिया, लेफ्ट बोला ही नहीं। पहले एफ भी तो बोल रहे हैं। एफ इज इक्वल टू, फिर से बोलो। F is equal to G m1 m2/r²। बहुत अच्छे, एफ इज इक्वल टू G m1 m2/r²। बैठ जाओ, शाबाश। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर टीचर अपने बच्चों को स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में, दोनों में क्या फर्क है ये बात करने लगे, राइट। और एक बार मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ, क्या आप लोगों को ग्रेविटेशन का असाइनमेंट मिल गया, असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया या नहीं। ओके, तो थोड़ा इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा फिर हम ग्रेविटी उस पर जाएंगे, असाइनमेंट। योर अटेंशन, गॉट इट। लिसन, दोनों के लिए पहले तो हम इसका नाम बताते हैं। स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दूसरी बात, कैपिटल जी का क्या नाम बोला था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई बच्चे अकेला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं इसको, फिर उसके मार्क्स कट जाते हैं पेपर।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो पहले तो इनके नाम में ही फर्क है। दूसरी बात बेटे, माल जी की जो यूनिट होती है इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस छोटी सी यूनिट है। जबकि कैपिटल जी की यूनिट बड़ी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये दोनों की इंटरनेशनल यूनिट्स बताई, राइट। तीसरी बात, अब हम इनको इनकी वैल्यूज देखते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस। हमारी धरती के जमीन के सरफेस पर इसका इतना वैल्यू होता है 9.8। कभी कभी हम इसको 10 भी ले लेते हैं। जबकि कैपिटल जी की वैल्यू हम अभी याद करके आए हैं 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब बच्चा कहता है सर ये तो छोटी छोटी बातें होगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क बताओ। लो अब हम इनकी अंडरस्टैंडिंग में दोनों में फर्क क्या है वो समझने लगे हैं। ओके, ध्यान से सुनना। योर अटेंशन। मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटे, ये इंपॉर्टेंट बात है इस बार। मान लीजिए हमारे पास एक ये मास है। ओके, आप समझ सकते हो मास ऑफ द प्लेनेट, और ज्यादा अच्छे समझना है तो मास ऑफ द प्लेनेट भी मान लो अर्थ ही है, कोई और प्लेनेट भी हो सकता है। उसका हमने सेंटर ले लिया ये, और उसका रेडियस कितना लिया बेटे, ये कैपिटल आर इसका रेडियस है। वैसे आपको कोई बच्चा है क्लास में, देखें जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बता सके। हमारा जो अर्थ है वो सफियर की तरह गोल है ऑलमोस्ट, उसका रेडियस कितना है? एनीबॉडी? एक ही बच्चा है 9th डी में, आ जा बेटे। अगर तुमने सही बता दिया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। रेडियस ऊपर 6.7 6.7 6.3 6.3 बस। सर 6.4 इंटू 10⁻²⁴। बैठो बैठो, थोड़ा शाबाश तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई बच्चे आपने। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सुनो, रेडियस ऑफ अर्थ की एग्जैक्ट वैल्यू सभी बच्चे सुन लो, 6373000 मीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको किताबें कई बार 6400 किलोमीटर लिख देते हैं। याद रहे मैंने ऊपर मीटर लिखा है, नीचे किलोमीटर लिखा, और डाटा आपको मीटर्स में पुट करना होगा। ओके, तो एक मास ले लिया हमने अर्थ का। दूसरा, इसके ऊपर कोई भी बॉडी रख दो, कोई भी छोटी सी बॉडी, जैसे कोई इंसान खड़ा है या अर्थ के सरफेस पर फुटबॉल पड़ा है। अब इनमें ये वाला मास ले लो m, क्या इन दोनों में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे फॉर्मेट पूछूंगा तो नेचुरली आप इतना बोलोगे सर अर्थ का मास, फुटबॉल का मास, फुटबॉल इज एनी जनरल बॉडी, और नीचे उनके बीच जो सेंटर्स के बीच में जो गैप है दोनों के, फुटबॉल का सेंटर और अर्थ का सेंटर, उनके गैप का स्मॉल आर का स्क्वायर। जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा तो आप लोग इसको बोलते हो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा बोलोगे। पर यहां पर एक इंस्ट्रक्शन है, अगर दोनों मासेस में से एक मास अर्थ का हो जाए, कंडीशन है एक मास अर्थ का हो जाए, तब इस फॉर्मेट को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन कहने की बजाय ग्रेविटी। अगर कोई भी दो मास हो और जनरल में हो, अर्थ का ना हो उसमें, तब उसको कोई भी दो मास हो कोई भी, तब बोलेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो ये तो छोटी सी बात थी। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो फोर्स निकाला है, इस फोर्स के द्वारा फुटबॉल अर्थ के सेंटर की तरफ आ रही है या अर्थ फुटबॉल की तरफ जा रही है? आप बोलोगे सर दोनों ही फोर्स लगाएंगे, फुटबॉल को अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी।
और फुटबॉल अर्थ को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। दोनों ने बराबर का फोर्स लगाया होता है एक दूसरे को। ओके, फिर मैं बोलूं कि बेटे स्मॉल आर क्या चीज होती है? सर गैप बिटवीन टू मासेस होती है। तो मैं बोलूं फुटबॉल का रेडियस तो बहुत छोटा होएगा, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, इसका मतलब है स्मॉल आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर। अदरवाइज क्या होना चाहिए? देखो अदरवाइज ऐसे होना चाहिए, ये फुटबॉल हो गया, उसका रेडियस ले लो, इसको R1 कह देते हैं। ये नीचे अर्थ है, उसका रेडियस ले लो, R2 ले लो, उसको दोनों को टोटल कर दो, तब जाके स्मॉल आर बनना चाहिए। स्मॉल आर गैप बिटवीन दी सेंटर्स। पर फुटबॉल तो बहुत छोटी है अर्थ के सामने, इसलिए दोनों के सेंटर्स के बीच में जो गैप है वो प्रैक्टिकली अर्थ का रेडियस ही हो गया। दैट मीन्स ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम नए फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज आर दोनों आर सेम हो गए, इसमें फुटबॉल ऊपर जुड़ के ही बैठा हुआ। ओके, तो मैं मोटा मोटा आपको ये बोलूं, अगर तो बच्चा बोलेगा यस सर, क्या बोलूं कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स को फुटबॉल को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, या उल्टा भी बोल सकते हो, दिस इज दैट फोर्स विद विच दिस फोर्स फुटबॉल जनरल मास स्मॉल एम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कैपिटल एम। ओके, दूसरी बात, अब मैं जूनियर क्लासेस में आपको याद कराऊं कि बेटे इसको यहां पर ही रखना कि वेट क्या पढ़ते थे आप? वेट किसी बच्चे को याद है जूनियर क्लासेस में वेट का डेफिनेशन क्या था? लेट मी आस्क नाइन्थ बी दिव्या, नाइन्थ बी दिव्या है कोई बेटा बच्चा? नाइन्थ बी में दिव्या नॉट कमिंग। जसमीत सिंह नाइन्थ सी, जसमीत सिंह Mass into gravity. बिल्कुल सही है, दिव्या ने बताया, उसका कैमरा नहीं है नाइन्थ बी का शायद। शाबाश बेटे, सही बताया। ये बच्चा बोलता है सर ये वो वाला फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ खींचती है। और इंग्लिश में बोलूं, वेट इज दैट फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट को क्या बोलेंगे? वेट ऑफ गिवन बॉडी, weight of given body is the force with which, देखो टीचर प्रॉपर लैंग्वेज लिखते हैं, with which body यानी given body is attracted towards the center of earth, is attracted towards center of earth। और जैसे कि इस बच्चे ने बताया कि सर वेट का फॉर्मूला ये होता है mg, और वेट का यूनिट आपको शायद याद हो, वो भी न्यूटन होता है। तो जूनियर क्लासेस में जो वेट ये लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी वही है जिसको मैं 9.8 लिख के आया हूं। अब ये वाला वेट और ये वाला फोर्स दोनों एक ही बात है, क्यों? फोर्स की यूनिट न्यूटन। ये क्या कहता है? फुटबॉल अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी। ये भी क्या कह रहा है? फुटबॉल के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, फुटबॉल का वेट आ जाएगा। तो जब ये दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, तो लेट्स इक्वेट देम। जैसे ही मैंने वेट को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इक्वेट करा, तो आप सभी बोलोगे सर ऐसे लिख दो, और उसके बाद स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। स्मॉल एम को कैंसिल करते ही बच्चे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला ये बन गया। इस फार्मूले से साफ ही पता लगता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग अलग चीजें हैं। बोथ आर लिंक्ड विद दिस फार्मूला। इस फार्मूले को समझदार बच्चे ने अभी याद भी कर लिया होगा। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसका मैं अपने बच्चों को एक मेमोरी टूल दिया करता हूं। मेमोरी टूल बैंक की टर्मिनोलॉजी में देखो, बैंक की टर्मिनोलॉजी में देखो, स्मॉल जी इज इक्वल टू जनरल मैनेजर
अपॉन स्क्वायर ऑफ रिजर्व बैंक, जनरल मैनेजर ऑफ स्क्वायर ऑफ रिजर्व बैंक। जो बैंक होते हैं उसका जो मैनेजर होता है वो अपनी मर्जी से नहीं अपने काम कर सकता, उसके ऊपर भी कौन बैठा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बताता है इतना ब्याज लगाना है, इतने पे लोन देना है, वगैरह वगैरह। तो मेमोरी टूल, जनरल मैनेजर अपॉन स्क्वायर ऑफ रिजर्व बैंक, या आप सिंपल में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गॉट इट? तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। जितना जिस बच्चे को ये पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ समझ आ गया, दे विल रेस्पॉन्ड मी। शाबाश। रेज योर राइट हैंड इफ यस। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट हैंड। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। कोई बच्चा ऐसा बैठे ही ना मेरी क्लास में जिसका दोनों में से एक हाथ ना खड़ा हो। मैं एक एक बच्चे को पर्टिकुलरली चेक कर रहा हूं। मैं नाइन्थ ए में, मैडम नाइन्थ ए में कुछ बच्चे सुस्त दिख रहे हैं मेरे, दोनों में से एक हाथ खड़ा करना ही आप। ओके, शाबाश शाबाश, थैंक यू बेटे। थोड़ा सा आपको तकलीफ देता हूं, लेकिन मेरे मेरे पास एक यही तरीका है पूछने का कि आपको समझ आया या नहीं। हाँ, दूर बैठे हो ना, अगर सारे बच्चों से इन जनरल पूछना हो तो ऐसे पूछ सकते हैं। Sir, time is over. टाइम ओवर? ये बड़ी जल्दी टाइम ओवर कर दिया यार। 1 मिनट रुकना, भी जाना मत। अच्छा बेटे, अब अच्छा मैं जाता हूं, लेकिन अगली क्लास में हम असाइनमेंट भी करेंगे, पर आप सभी को होमवर्क दिया जाता है। जितना मैंने आज ये करवाया बेटे, वहां उसके लिए आप फर्स्ट 12 क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट 12 क्वेश्चन आप घर से करके आओगे, ओके? मैं भी कराऊंगा, और देखते हैं कितने बच्चे सक्सेसफुली कर सकते। फर्स्ट 12 क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज योर होमवर्क। शाबाश। जिनको आज का सारा लेक्चर समझ आया, एक बार ऐसे हैंड वेव करके दिखा। शाबाश बेटे, शाबाश। थैंक्स टू द टीचर हु मेंटेन्ड सो गुड डिसिप्लिन, एंड थैंक यू टू द स्टूडेंट्स आल्सो। कितने प्यार से बच्चे ने पढ़ा। शाबाश बच्चे। हाईली डिसिप्लिन्ड स्कूल, वेरी गुड। स्कूल को भी तारीफ मिलनी चाहिए। अदरवाइज हम बहुत सारी क्लासेस लेते हैं तो बच्चों में इतना अच्छा डिसिप्लिन नहीं होता जितना आपके स्कूल में। वेरी गुड। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।